हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथफाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमने लगभग 10 वीडियो में 10 क्लासेस में है ना, हमने जो ज्योग्राफिकल थॉट वाली यूनिट है उसका नोट्स से शॉर्ट रिवीजन हमने किया था। अब वो रिवीजन करने के बाद में ये क्वेश्चन आंसर के रूप में लगभग 3 से 4 क्लासेस में अपन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इन सारे जितने भी क्वेश्चन अपने पास आए हुए थे उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये पूरी सीरीज वो क्लासेस देखने के बाद और ये टेस्ट देने के बाद लगभग आप मानिए अगर 10 क्वेश्चन थोट से आपके एग्जाम में आते हैं तो 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन आपके यहीं से रहने वाले, ठीक है। और इस जो भी सीरीज है सबकी पीडीएफ A4 साइज में है ना, जिसको आप आसानी से प्रिंट निकाल के स्टडी उससे कर सकते हैं, वो आपको हमारे ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, ठीक है। इसे अपन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है हमबोल्ट के कथन, इसमें हम हमबोल्ट के बारे में ही जानेंगे। हमबोल्ट के जितने भी स्टेटमेंट आए हुए हैं, जितने भी हमबोल्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। पहला है, हमबोल्ट ने कृषि विधियों में आने वाली विभिन्नताओं के फलस्वरूप होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तनों को जो तुंगता यानी ऊंचाई, तापमान और वनस्पति की अन्योन्य क्रिया से प्रतिबिंबित करते हुए दिखाने के लिए सामग्री एकत्रित की थी। तो ये स्टेटमेंट आता है ऐसे कि कौन से विद्वान ने कृषि विधियों में होने वाली विभिन्नताओं को दर्शाया था? हमबोल्ट ने। कौन से विद्वान ने पर्यावरणीय परिवर्तन होते हैं कृषि विधियों में, तो उसमें तुंगता, तापमान और वनस्पति की अन्योन्य क्रिया को प्रतिबिंबित किया था। किसने किया था? हमबोल्ट ने किया था। किस तरह से इन्होंने अध्ययन किया, ये सारा अपन ने पिछले वाली क्लासेस में देख लिया था, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आते हैं उनको हमने एक तरह एक ही जगह पर एकत्र करा है। हमबोल्ट ने संश्लिष्ट तर्क विकसित किया जो आगमनात्मक सामान्यकरण में प्रतिफलित हुआ। तो आगमनात्मक सामान्यकरण किसने दिया था? हमबोल्ट, ठीक है। संश्लिष्ट या संश्लेषित तर्क के आधार पर आगमनात्मक स्पष्टीकरण या सामान्यकरण किसने विकसित किया था? हमबोल्ट ने विकसित किया था। वान हमबोल्ट ने मनुष्य एवं वनस्पति पर ऊंचाई एवं तापमान के प्रभाव को वैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या की थी, ठीक है। और इसी आधार पर इसे वनस्पति भूगोल और जलवायु भूगोल का पिता कहा जाता है। तो वनस्पति भूगोल का पिता कौन है? हमबोल्ट। जलवायु भूगोल का पिता कौन है? हमबोल्ट। पहले पढ़ लिया था ये सारा। और इसके अलावा वनस्पति और मनुष्य पर ऊंचाई के साथ साथ तापमान और किसमें वायु दाब, ऊंचाई और तापमान में प्रभाव किसने बताया था? हमबोल्ट ने बताया, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान में क्या आती है? कमी आती है, वृद्धि होती है? कमी आती। हमबोल्ट ने उष्णकटिबंधीय पर्वतों में तुंगता, वायु ताप, वनस्पति तथा कृषि में संबंध का अध्ययन कर प्रथम वैज्ञानिक वर्णन प्रस्तुत किया। तो उष्णकटिबंधीय जो पर्वत हैं उनमें ऊंचाई का क्या प्रभाव पड़ता है, वायु ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, वनस्पतियों का क्या प्रभाव पड़ता है, और कृषि में किस प्रकार का संबंध है ऊंचाई के साथ साथ कैसे कृषि और कृषि की जो फसलें हैं वो चेंज होती जाती है। तो ये सारी चीजें किसने दर्शाई थी? हमबोल्ट ने। और कब पहली बार इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन का किया था? हमबोल्ट ने जो उनकी किताब थी, कौन सी किताब थी? कॉस्मोस में अपने विचारों को विशिष्ट लक्ष्य से संश्लेषित किया तथा सार्वभौमिक विज्ञान की आधारशिला रखने के लिए विश्व के संपूर्ण ज्ञान पे, ठीक है। हमबोल्ट ने कॉस्मोस में आनुभाविक एवं आगमनात्मक, तुलनात्मक, प्रादेशिक भूगोल तथा आलेखी निरूपण विधियों का प्रयोग
किया था। तो इन सारी विधियों का प्रयोग किया था। ऐसा क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन कौन सी विधियों का प्रयोग हमबोल्ट ने किया था? 5-6 विधियां आएगी, एक विधि आपको हटानी होती है ना, या जो भी आपको बनता है ए बी सी सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा 3 4 5, है ना। तो इस तरह का आता है। तो कौन कौन सी विधियां हैं जो आपको देखने को मिलेगी जिसका प्रयोग हमबोल्ट ने किया था? तो पहली कौन सी है? आनुभाविक विधि, ठीक है। आगमनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि और प्रादेशिक और आलेखी निरूपण विधि। तो ये 5 विधियां हैं जिनका प्रयोग हमबोल्ट ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है? कॉस्मोस में किया। हमबोल्ट आगमनिक विधि तथा रीटर निगमनिक विधि का समर्थक था। हमबोल्ट किस विधि के समर्थक थे? आगमनात्मक। और रीटर निगमनात्मक विधि के समर्थक माने जाते थे, ठीक है। उसके अलावा हमबोल्ट ने पनामा नहर बनाने का विचार दिया। तो पनामा नहर बनाने का विचार कौन से विद्वान ने दिया था? हमबोल्ट ने भी दिया, ठीक है। पेरू की ठंडी जलधारा की खोज किसने की थी? हमबोल्ट ने की थी, और जिसे हमबोल्ट की धारा भी कहा जाता है। तो पेरू की ठंडी जलधारा की खोज किसने की थी? हमबोल्ट ने, और उसी के नाम पर इसे हमबोल्ट की जलधारा भी कहा जाता है। भूगोल का प्रारंभिक विवरण जीवन वितरण विज्ञान के रूप में कौन से विद्वान ने दिया था? हमबोल्ट ने दिया था। भूगोल का प्रारंभिक विवरण जीवन वितरण विज्ञान के रूप में किसने दिया था? हमबोल्ट ने दिया था। भूगोल पृथ्वी तल पर क्षेत्रीय विवरणीय विज्ञान है, ये किसने कहा? ये हेटनर ने कहा। किसने? हेटनर ने। यहां पे हमबोल्ट नहीं आएगा, ठीक है। उच्चावच और जलवायु में संबंध किसने दर्शाया? हमबोल्ट ने दर्शाया था। तो उच्चावच और जलवायु, तापमान में तो दर्शाया, और जैसे जैसे तापमान में चेंज आता है जलवायु में भी परिवर्तन आता है। तो उच्चावच और जलवायु में जो संबंध है वो किसने दर्शाया था? हमबोल्ट ने दर्शाया था। फिर आ जाता है रीटर के स्टेटमेंट सारे। अब कौन से विद्वान रहेंगे? रीटर, ठीक है। हमबोल्ट के बाद में इंपोर्टेंट कौन से हो जाते हैं? रीटर। रीटर का वैज्ञानिक भूगोल विविधता में एकता संप्रदाय पर आधारित, यानी विविधता में संप्रत्यय पर आधारित था। पृथ्वी पर प्रेक्षित भौगोलिक प्रतिरूपों के अर्थों से संबद्ध रीटर के संप्रत्यय के उद्देश्यवादी। रीटर की शिक्षा दर्शन शास्त्र एवं इतिहास में हुई, अतः यह उद्देश्यवादी एवं ईश्वर में प्रबल विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। यानी स्व उद्देश्यवादी, टेरोलॉजिस्ट जिसको हम बोलते हैं ना। पहले टेरोलॉजिस्ट कौन थे? अरस्तु, है ना। अरस्तु के बारे में पढ़ा था ना। सउद्देश्यवाद किसने दिया था? अरस्तु ने, जब अपन पढ़ रहे थे तो अरस्तु ने। तो ईश्वर में प्रबल विश्वास रखते थे। जो नियति है, जो ईश्वर चाहेगा, जिस चीज का उत्तर ना मिले तो क्या बोल दो? ईश्वर की इच्छा है, जो ईश्वर चाहेगा वही होगा। रीटर ने विविधता में एकता के विचार को क्या है? विकसित किया, उस पर ध्यान दिया। यानी सारी विविधताएं हैं, यानी स्थानीय संगठन या स्थानीय विभिन्नता है। विविधता मतलब स्थानीय विभिन्नता, अलग अलग, है ना। तो स्थानीय संगठन भी है, इसे चालू होता है ना। ये ए है, ये बी है, लेकिन ये दोनों विविधताएं कब तक सस्टेन कर पाएगी, कब तक रुक पाएगी? जब तक ये दोनों एक दूसरे से एक ना हो जाए, एक दूसरे से क्या ना कर पाए? सामंजस्य ना बिठा पाए। यानी विविधताएं तो है, लेकिन विविधताओं में क्या है? एकता भी है। जैसे अगर हम देखें कि मानव है, मानव अगर शेर को बचाने के लिए इतना सारा प्रयास कर रहा है, इतने सारे पैसे लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? एक ही तो प्रजाति नष्ट होगी शेर,
पर उसको बचाने के लिए उसने बहुत सारे प्रयास कर रहा है। ये विविधता में एकता का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि शेर जो प्रजाति है वो, अगर हम जीव पे जो पिरामिड बनता है उसमें सबसे ऊपर आता है ना, मांसाहारियों में सबसे बड़ा मांसाहारी वही है, ठीक है। अगर वही विलुप्त हो जाता है तो पारिस्थितिकी पिरामिड नष्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी पिरामिड नष्ट होना यानी पारिस्थितिकी में संकट उत्पन्न हो जाएगा। धीरे धीरे सारी विविधताएं क्या है, नष्ट होती चली जाएगी। तो विविधताओं में एकता रही या नहीं रही? नहीं रहेगी। तो इसीलिए मानव उन विविधताओं में एकता बनाए रखने के लिए क्या है, शेर को बचाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो विविधताएं भी जरूरी है और उन विविधताओं में सामंजस्य भी होना जरूरी है। तो चलो, अपने को इतना ज्यादा चीजों में नहीं जाना है, ठीक है। अपन क्या है, इस फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। कोई भी डाउट हो ना अगर आपको कि सर ये पॉइंट है जो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट मुझे कर देना, है ना। या फिर मेरे जो नंबर है कौन से है, 73399835 इन पर मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। तो हम उस पर क्या है डिटेल से जानकारी दे देंगे आपको, या एक वीडियो आपके लिए बना देंगे, ठीक है। रीटर के अनुसार पृथ्वी अवियोज्य जैव समष्टि है। रीटर ने अलग अलग लक्षणों के क्रमबद्ध अध्ययन की अपेक्षा भूगोल के प्रादेशिक उपागम पर का प्रयोग किया था। यानी क्रमबद्ध तो समझते हो ना, अब तो समझ गए अच्छे से डिटेल से। तो क्रमबद्ध की जगह किस पे जोड़ दिया है, प्रादेशिक पर। और रीटर द्वारा संपूर्ण किए गए डाइआर्ड कुंडे उनका एक क्या था, नोवेल थी, वे नोवेल थोड़ी थी, एक ग्रंथ था, है ना। ग्रंथ के सभी में केवल अफ्रीका और एशिया का ही एक भाग अंतर्विष्ट किया गया है, एक भाग में इसके बारे में बताया गया है। हमबोल्ट ने अपनी 90,000 किलोमीटर की यात्राओं के दौरान काफी प्रक्षेपण या प्रक्षेपण प्रयोग किए, जबकि रीटर एक आर्म चेयर भूगोलवेता। रीटर देखो आर्म चेयर भूगोलवेता था, लेकिन उसका यह मानना था कि एक ज्योग्राफर जो होता है, एक भूगोलवेता जो होता है, उससे कभी भी आर्म चेयर भूगोलवेता नहीं होना चाहिए। उसने इस चीज का विरोध भी किया था, आर्म चेयर भूगोलवेता होते हुए, है ना। रीटर ने अपनी पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम को अपनाया। भौगोलिक अध्ययन हेतु निर्गमात्मक पद्धति उन्होंने अपनाई। नियतिवादी थे, रीटर मानता था कि भौगोलिक विविधता के द्वारा ही ऐतिहासिक विविधता उत्पन्न होती है। जब अगर भूगोल में ही विविधता नहीं होगी, पर्वत ही नहीं मिलेंगे, सब जगह मैदान है और एक जैसी जलवायु है, तो एक जैसे जीव मिलेंगे। पर्वतों में विभिन्नता आई, जलवायु में विभिन्नता आई, तब जाके मनुष्य और जीव जंतुओं में विविधता आई। तो भौगोलिक विविधता होगी, तभी जाके ऐतिहासिक विविधता आएगी, तभी जाके वहां का इतिहास अलग होगा, वहां के रहने सहने का ढंग अलग होगा, वहां की परंपराएं, वहां की संस्कृति, वहां की युद्ध कलाएं, सारी चीजें क्या होगी, चेंज होगी। रीटर द्वारा लिखित अर्धकुंडी प्रकृति और मानव जाति के इतिहास से संबंधित पृथ्वी का क्या है, विज्ञान है। सउद्देश्यवादी टेयोलॉजिकल दृष्टिकोण ये रखते थे। अब आ जाते हैं किस पर, कांट पर। कांट ने अंतिम कानूनों के उद्देश्यवादी प्रत्यय को अस्वीकार कर इस बात पर बल दिया कि कालानुसार पूर्ववर्ती क्रम में स्पष्टीकरण ढूंढना आवश्यक है। ऐसा करते हुए उसने लिनाउस तथा लेबनिज का विरोध किया, परंतु
होम्स तथा गोएथ ने प्रत्ययों को समर्थन किया और उसका विस्तारण किया। तो यह लिनाउस और लेबनिज कोई विरोधी माने जाते हैं और गोएथ और होम्स से समर्थक माने जाते हैं। ये क्या बोलते हैं कि अंतिम कारण अगर आप ढूंढोगे तो उद्देश्यवादी आप नहीं हो सकते, उद्देश्यवादी आप नहीं हो सकते। आपको उद्देश्यवादी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको ये ढूंढना चाहिए कि किस तरह से कालानुक्रम में परिवर्तन आया और वो घटनाएं हैं वो घटित हुई। जैसे उद्देश्यवादी तो ये होता है ना, होगा जो यही होगा, है ना, और मानते स्वीकार कर लेते हैं, काम खत्म। लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा चीजें कि कौन कौन से घटनाक्रम हुए जिस वजह से ये सारी चीजें घटित हुई। जैसे अगर भारत है वो जीत रहा है ना, तो उद्देश्यवादी ये मान लेगा जीत रहा है भारत, है ना, लेकिन भारत फिर हार जाता है तो उद्देश्यवादी ये मान लेता है, जैसे 15 ओवर तक भारत जीत रहा है तो उद्देश्यवादी ये मान लेता है जीत रहा है भारत, है ना। जैसे ही भारत 20 ओवर में हार जाता है, 2020 मैच खेलेंगे अपन, है ना, ऑस्ट्रेलिया से आने वाली है ना सीरीज परसों से, तो जब भी 20 से भी आने वाली है, परसों से तो नहीं आने वाली शायद, जब से भी आने वाली है, एज से सुन लेना, इंटरेस्टिंग रही है। तो उद्देश्यवादी ये मान लेता है 15 ओवर तक हम जीत रहे हैं तो ये मान लेगा हम जीत रहे, और 20 ओवर में हम हार गए लास्ट बॉल पर, तो वे बोलेगा ये नियति में निश्चित था कि हमें हारना। ठीक है, वो कारणों को ढूंढने का प्रयास नहीं करेगा। लेकिन कांट क्या बोलते हैं, यार कारण ढूंढो, वो किस तरह से घटनाएं चली है, ये सारी चीजें आपको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तो ये क्या करेंगे, सीधे कारण ढूंढेंगे। 15वें ओवर से लेकर 20 ओवर की लास्ट बॉल तक कौन कौन सी चीजें ऐसी घटित हुई, किसने कैच छोड़े, किसने बॉलिंग सही ढंग से नहीं डाली, किसने बैटिंग सही ढंग से नहीं करी, है ना, और आनंद फानंद में आकर शॉट लगा रहे हैं, बॉल ही नहीं है और आउट होकर जा रहे हैं और मैच हम भारत हार जाती। तो ऐसी जो स्थितियां हैं उनको ढूंढो, दोबारा जब ऐसी परिस्थितियां आई तब ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है, तो हम मैच जीत जाएंगे, जबकि उद्देश्यवादी उस पर ध्यान नहीं देगा। ठीक है, तो ये चीज अंतर समझाने का प्रयास यहाँ पे कांट करते हैं। 1781 में अपनी पुस्तक शुद्धिकरण की आलोचना में कांट ने अंतिम कारणों के उद्देश्यवादी विचार को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया और इस बात पर जोर दिया क्या, स्पष्टीकरण को पूर्ववर्ती कालानुक्रम में खोजा जाना चाहिए। तो ये किसने दिया, शुद्धिकरण की आलोचना किसने करी, कांट ने। शुद्ध कर देते ना, ये नियति में लिखा हुआ था, होना ही है, शुद्ध हो गई सारी चीजें, हमारी सारी गलतियां माफ, है ना। जैसे मैच में हार गई भारत, 15 ओवर तक जीत रही थी फिर हार गई, तो लास्ट में ये होना था, भगवान की इच्छा थी, ये होना था, या गॉड की इच्छा थी, या अल्लाह की इच्छा थी, शुद्धिकरण हो गया ना सारी चीजों का। तो इसकी आलोचना किसने करी, कांट। ठीक है, और कारण ढूंढो, स्पष्टीकरण ढूंढो उस चीजों का। कांट ने सर्वप्रथम वास्तविकता से संबंधी विज्ञानों का वर्गीकरण प्रस्तावित किया। कांट ने विभिन्न विज्ञानों में भूगोल को केंद्रीय स्थान प्रदान किया। उनके अनुसार ज्ञान को प्रकृति या समय एवं स्थान के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। पहला क्रमबद्ध विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए तार्किक आधार प्रदान किया किसने, कांट। क्रमबद्ध विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए जो आधार है वो किसने दिए, कांट ने। जो तर्क है वो किसने दिए, कांट ने दिए। कांट के अनुसार इतिहास कथनात्मक है और भूगोल वर्णनात्मक। भूगोल में वर्णन किया जाता है, इतिहास में कथन कहे जाते हैं। दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर ढूंढने का प्रयास करना, कथनात्मक और वर्णनात्मक। जब अंतर समझ में आ जाए तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, है ना। चलो फिर आ जाते हैं नेक्स्ट में। ज्ञान का या तो तार्किक या भौतिक विभाजन किया जा सकता है। तीसरा है तार्किक वर्गीकरण, आकार के लक्षणों में समानता के आधार पर
व्यक्तिगत तत्वों को संग्रहित करता है। भौतिक वर्गीकरण उन व्यक्तिगत तत्वों को संग्रहित करता है जो एक ही स्थान तथा काल से संबंधित होते हैं। बाद में तो चेंज हो जाते हैं ना भौतिक लक्षण। चलो, कांट के अनुसार इतिहास भूगोल से काल एवं स्थल के विचार से भिन्न है। इतिहास एक दूसरे के बाद होने वाली परिघटनाओं का की रपट यानी रिपोर्ट होता है एवं समय से संबंधित। भूगोल द्विस्थान में पारस्परिक होने वाली परिघटनाओं को, यह वक्तव्य एमएल कांट का मानना है था कि परिघटनाओं का स्थान के संबंध में अध्ययन भूगोल और काल के संबंध में अध्ययन अगर हम करेंगे तो वो क्या होता है, इतिहास। तो मतलब इस पूरे सिनेरियो में क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना। रपटी समझ में आया सिर्फ, है ना, जिसको हम रिपोर्ट बोलते हैं। तो ये बोलना ये चाह रहे हैं, देखो कि जब आप इतिहास का अध्ययन करोगे तो समय के आधार पर करते हैं, है ना। इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। और जब आप भूगोल का अध्ययन करते हैं तो आप स्थान के आधार पे करते हैं, उसमें स्थान को महत्व दिया जाता है। और जब आप इतिहास का अध्ययन करते हैं तो समय को महत्व दिया जाता है। बस इतना सा ध्यान रख लेना, आपका काम हो जाएगा। तो इस चीज में कौन रपट लिख रहा है, इस पे ध्यान मत देना। ये तो पढ़ ही लिए। चलो, अब उसके बाद में कौन आ जाते हैं हमारे, रेड जेल। ये इनके स्टेटमेंट चल रहे हैं अभी सबके, और भी आएंगी चीजें, सारी चीजें आती जाएगी जिस विद्वान ने जो जो स्टेटमेंट दिए थे। कौन जर्मनी से बाहर रहने वाले जर्मन वासियों के जीवन पद्धति के अध्ययन से जुड़ा रहा? कौन सा विद्वान था, रेड जेल। जो जर्मनी से बाहर रहने वाले जर्मन वासियों की जीवन पद्धतियों से जुड़ा रहा, कौन सा विद्वान था, रेड जेल। रेड जेल डार्विन के सिद्धांत से काफी प्रभावित था, ठीक है। कौन सी, अनुकूलम की जीविता, है ना, उस सिद्धांत से, जैविक वृद्धि वाला सिद्धांत। तथा उसने विकासवाद के सिद्धांत को मानव समाज पर भी लागू कर दिया। वही विकासवाद वाला सिद्धांत डार्विन का, जो अनुकूल है, जो उस परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित कर सकता है, वही आगे जीवित रहेगा, ठीक है। मानव समाज पे पर भी लागू करा। और अपनी पुस्तक कौन सी, राजनीतिक भूगोल में उसने राज्य की तुलना किससे करी थी, जीव से करी। और उसका मानना था कि राज्य को या तो सामान्य जीव की तरह विकसित होना चाहिए या समाप्त हो जाना चाहिए। या तो राज्य, राजनीतिक भूगोल में बोलते हैं, या तो राज्य सामान्य जीव की जैसे विकसित होगा, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर और बड़ा, या फिर उसे समाप्ति हो जाना चाहिए, तो अपना अस्तित्व छोड़ देगा। क्योंकि भूमि तो सेम ही है ना। अगर चलो एक राज्य है, मैं बोल रहा हूं चलो मैं तो शांति प्रिय राज्य हूं, यहाँ पे रह रहा हूं, और दूसरा एक छोटा सा राज्य है जो शांति प्रिय नहीं है, वो सामान्य जीव की तरह विकसित हो रहा है, तो वो क्या करेगा, बड़ा होगा तो आपकी भूमि लेगा ना। अगर आप सामान्य जीव की तरह विकसित नहीं हो पा रहे तो आपकी भूमि और दूसरा राज्य ले लेगा और आप क्या है, नष्ट हो जाओ, क्योंकि भूमि तो समान है, ठीक है। तो राज्य क्या है, जैसे राज्य भी क्या है, धीरे धीरे बढ़ता है। ये अपने पूरा स्पष्ट कराया ना लेक्चर्स में पिछले में। रेड जेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है ना, वे द्वितीय खंड में मानव प्रवसन पर बल दिया। साथ ही उसने सांस्कृतिक वातावरण, जनसंख्या, मानव बस्तियां और सांस्कृतिक लक्षणों के प्रसार का भी वर्णन किया है। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी में प्रवास पर ध्यान दिया है, प्रजातियों पे दिया है, सांस्कृतिक वर्णन पर, जनसंख्या पर, बस्तियों पर, इन सब पर इन्होंने ध्यान दिया है, इन सब का इन्होंने वर्णन किया है। फिर रेड जेल के अनुसार समान अवस्थितियां समान जीवन पद्धति की ओर ले जाती हैं। समान अवस्थितियां हैं, समान सारी चीजें हैं। जैसे एक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है,
भारत ही मान लो, भारत में भी मैदानी क्षेत्र, उत्तर का मैदान, वहां पे दो अमीर व्यक्ति हैं, दोनों बराबर है, दोनों के बच्चे एक ही जैसे मौसम में एक ही सिटी में रह रहे हैं, तो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही क्लास में, तो एक ही जैसे लक्षण उनके होंगे, ये आप निश्चित रूप से मानो, ठीक है। लेकिन एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में, एक ही शहर में पढ़ने वाले व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग है, एक अमीर है, एक गरीब है, तो दोनों के विचार, सोच, सारी चीजों में क्या आ जाता है, अंतर आता है। तो ये क्या बोल रहे हैं, समान अवस्थितियां समान जीवन पद्धति की ओर ले जाती है, असमान असमान की ओर ले जाती है, ठीक है। अब अवस्थितियों में सारी चीजें आती है। 19वीं शताब्दी के द्वितीय हाफ में रेडजेल जर्मन भूगोल से प्रधानता रही थी। तो ये क्वेश्चन आता है 19वीं शताब्दी कौन सी, 18वीं सन कौन सा होगा उसमें, 1850 1860 ये रहेगा, या फिर 1950 1960, 1860 1850 वाले सन चलेंगे, है ना। जैसे तो 1850 से लेकर 1900 तक 19वीं शताब्दी का द्वितीय भाग रहा ना, उसमें रेडजेल की जर्मन भूगोल में क्या रही, प्रधानता रही। रेडजेल ने मानव भूविज्ञान एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द का जनन किया, उसको दिया। रेडजेल डार्विन के प्रजाति विकास सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित थे। रेडजेल के अनुसार भौतिक पर्यावरण ने मानव प्रक्रियाओं को नियंत्रित किया है। नियतिवादी थे, हमने अभी पढ़ा था परसों वाली क्लास में कि नियतिवादी क्या होते हैं, संभववादी। तो रेडजेल का नाम पढ़ा था, जर्मन थे, नियतिवादी थे, और भौतिक पर्यावरण ने मानव को प्रभावित किया है, नियंत्रित किया है। एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द रेडजेल ने गढ़ा और उसे प्रयोग किया व्यक्ति एवं प्रजातियों के प्रश्न में मानव भूगोल के लिए। सर्वप्रथम रेडजेल ने ही लेवेंसराम की संकल्पना, और ये संकल्पना भी बहुत बार आप पूछी जाती है। लेवेंसराम की संकल्पना किसने दी, रेडजेल ने दी। रेडजेल ने लेवेंसराम की संकल्पना दी और उसमें बताया कि उस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है जिससे अंतर्गत जीव का क्या होता है, विकास होता है, और इसे संक्षेप में रहने के लिए स्थान या लिविंग स्पेस भी कहा जाता है। तो नीचे आज ऊपर आ जाएगा, लेवेंसराम से तात्पर्य आवास क्षेत्र या रहने के लिए स्थान या और कुछ। तो ऐसी स्थिति में कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो पहला क्या कर लेना है, इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेना है, और जिस ऑप्शन का इंग्लिश ट्रांसलेशन लिविंग स्पेस हो, दो ही शब्द, और कौन से, लिविंग और स्पेस, वो ही आपका ऑप्शन सही रहेगा। हिंदी वाले पे विश्वास इसमें मत करना, है ना। आवास स्थल, आवास क्षेत्र, कुछ भी आ सकता है, उसका इंग्लिश में फिर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो लिविंग स्पेस एक बार टिक करने से पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन जिसका लिविंग स्पेस हो, वही ऑप्शन आपको टिक इसमें करना, ठीक है। कौन सा, लिविंग स्पेस, कौन सा, इसका मतलब लेवेंसराम का मतलब, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं ब्लाश पे। ब्लाश ने क्या बोलते हैं, ब्लाश प्रकृति विकास से संभावना प्रदान करती है और उसकी सीमाएं तय करती है कि जो संभावनाएं है वो कहां तक है, विकास की, ये भी प्रकृति बताती है, और उसकी सीमाएं भी प्रकृति, यानी उस प्रकृति से बाहर फिर मानव नहीं जा सकता, उन सीमाओं से बाहर नहीं जा सकता। ये किसने बताया था, ब्लाश ने। ब्लाश ने यह बताया कि मानव का प्रकृति से सामंजस्य, रीतियों और मानसिक संरचना का फलन होता है, ठीक है। दो स्टेटमेंट दिए। ब्लाश को, जो विडाल डिला ब्लाश है, को मानव भूगोल का संस्थापक एवं संभववाद की संकल्पना का जनक माना जाता है। इनका मानना था कि प्रकृति द्वारा मानव को अनेक संभावनाएं प्रदान की जाती है और मानव के चयन के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। असंख्य संभावनाओं में से चयन किसको करना है,
मानव। रास्ते हैं, रास्ते कौन सा रास्ता चुनते हो, ठीक है। जैसे ही आप 10th क्लास में पास करते हो, 10th क्लास पास करते हैं, आपके पास बहुत सारी संभावनाएं आ जाती, आती है नहीं आती है, संभावनाएं आती है। साइंस ले लो, आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, ठीक है, म्यूजिक ले लो, संगीत ले लो, डांस ले लो, कुछ भी ले लो, फाइन आर्ट जिसे अपन बोलते हैं। फिर उससे अंदर आर्ट्स में भी जाओगे तो आर्ट में भी बहुत सारे सब्जेक्ट आपके पास आते हैं। फिर उन बहुत सारे सब्जेक्ट आने के बाद में भी एक ज्योग्राफी आता है। फिर ज्योग्राफी भी लेना है नहीं लेना है, फिर आप ले लेते हो मजबूरी में, क्योंकि मेरी क्लास देख रहे हो तो ज्योग्राफी तो सबने ली है ना, प्रैक्टिकल में नंबर मिल जाएंगे। चलिए, ये एक संभावना सत्यता है। और मेरा जैसा टीचर जो कॉलेज में पढ़ाता है कभी कभी वो एक ही दम से देता है, प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देंगे अगर पढ़ोगे नहीं तो, सही है ना, तब आपसे मुसीबत हो जाती है। ना पढ़ने के लिए तो ये लिया था, और यहाँ पे तो सर भी क्या है ऐसे ही बोलता है। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या होता है, संभावनाएं आती हैं, और उन संभावनाओं से आप 3 सब्जेक्ट आप चूज कर लेते हैं। फिर 12वीं पास हो जाती है, फिर 12वीं के पास में आपके पास में बहुत सारी संभावनाएं है ना, BSTC करें, BA करें, या फिर ITI में चले जाएं, बहुत सारी संभावनाएं आती है। फिर आप BA कर लेते हैं। BA करने के बाद में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, IAS करें, RS करें, क्या करें, या फिर नेट करें, नेट करना है तो PG करना है, PG के बाद में भी नहीं करे नेट, B.Ed कर ले। तो इन संभावनाओं में से सारी संभावनाओं को ठुकरा कर आप मेरे पास आए हो नेट की तैयारी करने, है ना, इतनी सारी संभावनाएं। तो आपने डिसीजन लिए, प्रकृति ने क्या दिए, संभावनाएं दी, और आपने क्या लिए, निर्णय लिए, और उन निर्णयों का परिणाम क्या है, आप मेरा क्लास ले रहे हो, है ना, यही परिणाम हुआ ना आज। और बाद में हमारी यही कामना है कि आप एक उच्च शिक्षा में एक प्रतिष्ठित पद प्राप्त करें, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, है ना, और अपना और अपने परिवार का, अपने समाज का मान और सम्मान बढ़ाएं। तो इसको चलो आगे करते। टीचर का तो बढ़ाना ही है। आपके अनुसार प्राकृतिक भूदृश्य के विकास पर सांस्कृतिक भूदृश्य का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। किस चीज में, प्राकृतिक भूदृश्य के विकास पर सांस्कृतिक भूदृश्य का प्रभाव पड़ता है। प्रादेशिक भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा की नींव भी किसने रखी थी, ब्लास्ट ने रखी थी। कौन सी विचारधारा दी थी, पेज थी, फ्रांस से। प्राकृतिक और मानव के संबंध, मध्य संबंधों को समझते हुए ब्लास्ट ने फ्रांस से जिस प्रादेशिक संकल्पना का उदाहरण के रूप में उसे किस नाम से जाना जाता है, पेज के रूप में बांटा था। ब्लास्ट का मानना था कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के धरातलीय खंड यानी लघु स्वरूप क्षेत्रों में मानव और पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन करना है। यानी ये क्रमबद्ध वाले थे या प्रादेशिक वाले थे, प्रादेशिक भूगोलवेता थे, ये क्रमबद्ध वाले नहीं थे। यानी ब्लास्ट से मानते थे भूगोल का उद्देश्य यह है कि पृथ्वी के जो छोटे छोटे क्षेत्र है उन छोटे छोटे क्षेत्रों में मानव और पर्यावरण के मध्य क्या संबंध चल रहा है उनका अध्ययन करना है। यानी ये ऐसे नहीं बोल रहे इस क्षेत्र और इस क्षेत्र में अंतर संबंधों का नहीं, पृथ्वी छोटे छोटे क्षेत्रों में है, उन छोटे छोटे क्षेत्रों में एक तो मानव है और एक एनवायरमेंट, इसमें भी मानव है और एनवायरमेंट। इस मानव और एनवायरमेंट के बीच में किस तरह का संबंध चल रहा है उसका ही अध्ययन करना। पार्थिवेत्ता का विचार इन्होंने दिया। पार्थिवेत्ता समस्त भौगोलिक प्रवृत्ति में प्रभावशाली विचार इनका रहा। और भी बहुत सारे विचार थे लेकिन अभी अपन यही देख लेते हैं। फिर आ जाते हैं सैम्पुल, जो रेड जेल की शिष्या थी, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व इनका रहा, है ना, सैम्पुल का। और सैम्पुल ने कट्टरता पूर्वक नियतिवाद का क्या किया, समर्थन किया। अमेरिकन इतिहास में अपलेशियनों की अवरोहण भूमिका के विषय में एलन सैम्पुल ने अपना प्रथम व्यावसायिक लेख 1857 में प्रकाशित किया था। यानी अपलेशन का अवरोधन
किस तरह से भूमिका रही अमेरिकी विकास में। अपलेशियन पर्वत है उसको किस तरह से हमने अवरोध उत्पन्न हुआ जिससे अमेरिकन विकास वो उत्पन्न हुआ। सैंपल ने रेड जेल के राज्य की अवयव संस्थान के रूप में संबंध विचारों को स्वीकार नहीं किया। यानी रेड जेल जो बोलते थे, रेड जेल की शिष्या ही थी सैंपल, और रेड जेल का ये सिद्धांत कि राज्य के जीव के रूप में है और निरंतर वृद्धि करता रहेगा, नहीं तो वो समाप्त हो जाएगा। इस चीज को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, समान अवस्थितियां समान जीवन पद्धति की ओर ले जाती है, ये चीज ये भी बोलती है कौन? सैंपल। रेड जेल भी बोलते हैं ना। किताब कौन सी है इनकी? भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, 1911 में पूछी जाती है बहुत बार। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी एनवायरमेंट 1911। अमेरिकन इतिहास की अपनी पहली दशाओं में ये भी दिया इन्होंने। भूमध्य सागरीय प्रदेश का भूगोल ये भी इन्होंने दिया। ये 3 किताबें हैं जो इनकी महत्वपूर्ण किताबें रही। फिर इसके बाद में हटिंगटन जलवायु, जनसाधारण के गुण और संस्कृति को मानव प्रवृत्ति के कारण तत्व के रूप में प्रस्तुत किया। तो ऐसा कौन सा भूगोलवेता है जिसने जलवायु, जनसाधारण के गुण और संस्कृति इन तीनों को मानव प्रवृत्ति के तत्वों के रूप में दर्शाया? कौन सा विद्वान है? हटिंगटन। हटिंगटन ने मध्य अक्षांशीय भागों, सभ्यता की उन्नति तथा उष्ण कटिबंधों के विकास के अभाव को जलवायु की दशाओं से संबंधित किया। तो ये भी इनका एक स्टेटमेंट रहता है। फिर आ जाते हैं टोलेमी। टोलेमी ने अपने मानचित्रों में दर्शाया था कि हिंद महासागर दक्षिण में स्थल से घिरा है। यह स्थल खंड कौन सा है? अंटार्कटिका। सबसे पहले किसने अंटार्कटिका को दर्शाया? और हिंद ये भारत हो जाएगा, ये पूरा हिंद महासागर, और फिर इस हिंद महासागर को इन्होंने दक्षिण में स्थल खंड से घिरा हुआ दर्शाया। ठीक है, किसने दर्शाया था? टोलेमी। पहुंचे नहीं थे अलग ही, पर ध्यान तो हो ही गया था। अक्षांश और देशांतर का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? टोलेमी। टोलेमी का अल्माजेस्ट एक मानक संदर्भ है खगोलीय पिंडों की गति का अध्ययन करने के लिए। अल्माजेस्ट में खगोलीय पिंडों की गति के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, इन्होंने हिंद महासागर की जो दक्षिणी सीमा है वो सबसे पहले बताई थी कि वो एक स्थल से घिरा हुआ है। वो स्थल कौन सा है? अंटार्कटिका। और इन्होंने ही अक्षांश और देशांतर पदों का प्रयोग सबसे पहले किया। और देख लेते हैं इसमें कौन सा और दूसरा कोई विद्वान थोड़ी छुपा हुआ है। अल-मसूदी है इसमें। अल-मसूदी ने जल की सतहों से आर्द्रता के वाष्पीकरण और बादलों के रूप में आर्द्रता के संघनन का वर्णन किया। तो अल-मसूदी क्या बोलते थे कि जल की सतह से आर्द्रता ऊपर जाती है, फिर यहाँ पे संघनन होती है, फिर संघनन होकर वापस से वर्षा के रूप में आ जाती है। ये चीज किसने बताई थी? अल-मसूदी ने बताई। तो निम्न कथनों पर अपने को इसमें फिर से विचार करना है। प्रारंभिक अरब भूगोलवेताओं के लेखन में वातावरणीय निश्चयवाद लगातार प्रमुख रहा। सही है या गलत है? सही है। वातावरणीय निश्चयवादी थे पुराने सारे। विडाल डिलावरास ने प्रारंभिक भौगोलिक निश्चयवाद को सामाजिक डार्विनवाद से जोड़ा। सही है या गलत है? गलत है। ये किसने जोड़ा था? रेट जेल ने जोड़ा था। ब्लास्ट ने जोड़ा था क्या? नहीं जोड़ा था। किसने जोड़ा था?
रेड जेल ने। ब्लास तो कैसे थे, संभववादी थे, निश्चयवादी थे ही नहीं, ठीक है ना। तो ये वैसे ही गलत हो जाता है स्टेटमेंट। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ओनली वन सही है। अरब भूगोलवेता जिन्होंने अम्यूजमेंट फॉर द हिम हु डिजायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी, जो बुक ऑफ रोजर्स कहलाई, तथा जो अपने सिल्वर मैप के लिए प्रसिद्ध था, कौन से थे, अल इदरिसी, ठीक है। तो इन्होंने कौन सी लिखी, अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड पुस्तक, जिसका अंग्रेजी में बुक ऑफ रोजर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें सिल्वर मैप भी इन्होंने दिया था, तो कौन से थे, अल इदरसी, ठीक है। फिर आ जाता है ब्रह्मांड उत्पत्ति संबंधी विभिन्न सिद्धांतों का केंद्रीय विचार वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मांड केंद्र की रचना से संबंधित है, जो कहलाता है, क्या कहलाता है, ब्रह्मांड ही कहलाता है, ठीक है। पाइथागोरस ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलीय संकल्पना प्रस्तुत की थी, कि पृथ्वी क्या है, गोल है, किसने बताया था, पाइथागोरस ने। किसने यह समर्थन किया कि जलवायु, इतिहास, संस्कृति, जीवन पद्धति तथा व्यवसाय का प्रमुख निर्धारक है, कौन से विद्वान ने, हंटिंगटन ने। इन विद्वानों के आधार पर पढ़ा हुआ, लेकिन जो क्वेश्चंस आए हुए इनसे वो मैं रिपीट करवा रहा हूं आप सबको, है ना। तो किसने कहा था, हंटिंगटन ने। जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी वो पहले क्लासेस देखो। इससे पहले 10 क्लासेस में अपन ने पूरे सिस्टमेटिक रूप से इनका डिटेल से अध्ययन करने का प्रयास किया। अब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। यूनानी विद्वानों का सही क्रम बताना है, एनेक्सिमेंडर, उसके बाद में कौन आते हैं, अरस्तु, इरेटास्थनीज, और फिर लास्ट में कौन आते हैं, टोलेमी आते हैं। तो ये पूछ लेता है, अच्छे से ध्यान रख लेना, एनेक्सिमेंडर, अरस्तु, इरेटास्थनीज और पुस्तकों का सही क्रम, रेड जेल की आती है, एंथ्रोपोजियोग्राफी, है ना। फिर डेविस का अपर्दन चक्र आता है, उससे बाद में रेवेस्टीन का लॉ ऑफ माइग्रेशन 1885, और उससे बाद में मैककाइंडर की ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ हिस्ट्री 1919 में अपने को देखने को मिलती। तो अपन हम है ना इसे आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं, हमारी ये क्वेश्चन सीरीज है जिसमें जो क्वेश्चन थोट से आए हुए हैं आपके एग्जाम में या जिनपे जो अदर एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन सभी को हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्लासेस आपकी पहले से डली हुई है, तो क्लासेस को आप वहां से आप देख सकते हैं पिछली क्लासेस को। और जो भी आपको डाउट हो तो आप मेरे नंबर 7339998354 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इन सब नोट्स की पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम और ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।